हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, आज इसमें हमारा तीसरा लेक्चर है। हम हायर एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ये यूजीसी नेट में जो पेपर फर्स्ट होता है उसकी यूनिट 10 है। जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैं क्वेश्चन ला रही हूँ। हायर एजुकेशन का जो कंटेंट है वो भी रेगुलर में उसकी क्लासेस भी आ रही हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वॉज फेमस फॉर। जो यूनिवर्सिटी थी मिथिला यूनिवर्सिटी, वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी न्याय सूत्र, ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन डी लॉजिकल साइंस या ऑप्शन ए मेडिसिन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, सेकेंड है बी एंड डी ओनली, थर्ड है ए एंड सी ओनली और फोर्थ है डी एंड ई ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, बी एंड डी। बी यानी न्याय सूत्र और डी यानी लॉजिकल साइंस। तो जो हमारी मिथिला यूनिवर्सिटी थी वो न्याय सूत्र और लॉजिकल साइंस के लिए फेमस थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हिंदी में देख लेते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो मिथिला विश्वविद्यालय है वो किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए खगोल, ऑप्शन बी न्याय सूत्र, ऑप्शन सी पुरातत्व, ऑप्शन डी तार्किक विज्ञान या ऑप्शन ई दवा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सेकेंड, बी एंड डी यानी न्याय सूत्र और तार्किक विज्ञान। जो मिथिला यूनिवर्सिटी थी वो इन्हीं दोनों के लिए प्रसिद्ध थी। बहुत जल्द हमारे कंटेंट में हम सभी जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी वीडियो लाने वाले हैं, तो आप जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहले हम हायर एजुकेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कम्युनिकेशन करेंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रिसर्च। ऐसे करके हम यूजीसी नेट पेपर 1 का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डैश ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस shall aim to become multidisciplinary institutions and shall aim to have larger student enrollment as per NEP 2020 recommendation। हिंदी में पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। डैश तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे और NEP 2020 सिफारिशों के अनुसार बड़े छात्र नामांकन करने का लक्ष्य रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है 2035, ऑप्शन सेकेंड 2030, ऑप्शन थर्ड 2040 यानी 2040 या ऑप्शन फोर्थ 2025। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड 2040। 2040 तक क्या होगा? ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शेल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 2040 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1904 हु वॉज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट which intended to introduce radical change into some of the existing universities in colonial India? Option first Lord Canning, option second Lord Mountbatten, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड लिनलिथगो। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पीछे कौन प्रेरक शक्ति थी, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत के कुछ मौजूदा विश्वविद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन लाना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में गांधी जी ने एक योजना विकसित की जिसे लोकप्रिय रूप से बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की वर्धा योजना के रूप में जाना जाता है। वर्धा योजना की सिफारिशों को लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट MK गांधी, ऑप्शन सेकंड BG खेर, ऑप्शन थर्ड जाकिर हुसैन या ऑप्शन फोर्थ AK आज़ाद।
In 1937, Gandhiji evolved a scheme properly known as the Vardha Scheme of Basic National Education. In order to implement the recommendation of Vardha Scheme, a committee was set up under the chairmanship of. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। उसके चेयरमैन कौन थे? जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, how much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? NEP 2020 के अनुसार स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2025 तक शिक्षार्थियों का कितना प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा के संपर्क में होगा? ऑप्शन फर्स्ट 50%, ऑप्शन सेकेंड 40%, ऑप्शन थर्ड 35% या ऑप्शन फोर्थ 60%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 50%। NEP से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। NEP की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो NEP की वीडियो जाकर देख लीजिए। नहीं, अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों में, जैसा कि हमारा हायर एजुकेशन का कोर्स चल रहा है, उसमें भी हम आपको NEP अलग से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स? ऑप्शन फर्स्ट, स्कीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांटेज रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस। ऑप्शन सेकेंड, शेड्यूल फॉर transdisciplinary and advocacy research in framework of society. Option third, standards for transformational and advanced right in framework of society. Option fourth, standard for transdisciplinary and academic research fundamental science. स्टार्स का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक विज्ञान में परिवर्तनकारी और लाभ अनुसंधान के लिए योजना। ऑप्शन सेकेंड, समाज के ढांचे में ट्रांसडिसिप्लिनरी और एडवोकेसी रिसर्च के लिए अनुसूची। ऑप्शन थर्ड, समाज के ढांचे में परिवर्तनकारी और उन्नत अधिकार के लिए मानक। या ऑप्शन फोर्थ, ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड एकेडमिक रिसर्च फंडामेंटल साइंस के लिए मानक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक विज्ञान में परिवर्तनकारी और लाभ अनुसंधान के लिए योजना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन हैज रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। स्टेटमेंट सेकेंड है, डिस्टेंस एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. Option first है, both statement first and statement second are true. Option second है, both statement first and statement second are false. Option third है, statement first is true but statement second is false. और option fourth है, statement first is false but statement second is true. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा गलत है, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही है। जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसने रिड्यूस किया है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, मगर जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसने रिप्लेस नहीं किया है फॉर्मल एजुकेशन को। तो ये हमारा गलत है, बट ये हमारा सही होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। कथन फर्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा ने भारत में औपचारिक शिक्षा का स्थान ले लिया है। कथन सेकंड, दूरस्थ शिक्षा की लागत को कम करती है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन फोर्थ, जो हमारा कथन फर्स्ट है जिसमें कहा गया है कि दूरस्थ शिक्षा ने औपचारिक शिक्षा का स्थान लिया है। दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ने किसी का भी रिप्लेस नहीं किया है, किसी को भी रिप्लेस नहीं किया है, उसने अपनी एक अलग जगह बनाई है। और दूरस्थ शिक्षा से क्या हुई है? लागत कम हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर टीचिंग इंडियंस। ऑप्शन सेकेंड, नॉन गवर्नमेंट इनिटेशन फॉर टीचिंग इंस्टीट्यूशनल।
ऑप्शन थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या ऑप्शन फोर्थ नेशनल आइडेंटिफिकेशन फॉर टेक्निकल इंटीग्रेशन। ठीक, अब हिंदी में देख लेते हैं नीति का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीयों को पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन सेकेंड है शिक्षण संस्थान के लिए अशासकीय दीक्षा। ऑप्शन थर्ड है भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्था। या ऑप्शन फोर तकनीकी एकीकरण के लिए राष्ट्रीय पहचान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म बहुत आते हैं, इसलिए आप सभी फुल फॉर्म को लिख लीजिएगा एक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर इंक्लूडेड अमंग द प्लेसेस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन फर्स्ट टेम्पल्स, ऑप्शन सेकेंड मठ, ऑप्शन थर्ड बसाडिस, ऑप्शन फोर्थ विहाराज। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी एंड डी ओनली, ऑप्शन सेकेंड है ए एंड डी ओनली, ऑप्शन थर्ड है ए बी सी एंड डी ओनली, या ऑप्शन फोर्थ ए बी सी एंड डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड ए बी सी एंड डी। तो ये सभी क्या है? प्लेस ऑफ लर्निंग इन इंडिया एंशियंट पीरियड में। ठीक, भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सीखने के स्थानों में शामिल था? तो इसमें क्या क्या शामिल थे? मंदिर शामिल थे, मठ शामिल थे, बस दीस शामिल थे और क्या? विहार, यानी कि सभी चीजें शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूजीसी का एक क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किसको किसको पता है। आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।